तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज का जो क्लास है, लेक्चर है, ये इंट्रोडक्टरी होगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें से आपकी किताब ने जो शुरुआत की है वो इस तरह से की है कि क्या आप इस बात से आश्चर्यचकित हैं, क्या आपको वंडर हो रहा है कि किसी एलिफेंट का बच्चा बेबी एलिफेंट होता है। अगर कोई मैंगो का सीड लगाया जाए तो उससे मैंगो का ही प्लांट ग्रो होता है, सैपलिंग निकलता है मैंगो का। तो आज के तारीख में तो हमारे पास बहुत सारी पुख्ता जानकारियां हैं कि हम जानते हैं कि इसका जेनेटिक बेसिस है, लेकिन पुराने ज़माने में ये बड़ा मुश्किल था। तो जैसे एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट होगा, एलिफेंट मतलब मेल एलिफेंट एंड फीमेल एलिफेंट का बच्चा, मैंगो सीड से मैंगो का प्लांट एराइज होगा। ह्यूमन के जो बच्चे हैं वो ह्यूमन होंगे। हंसी मजाक में लोग कुत्ता गधा कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली ह्यूमन ही होंगे। बायोलॉजिकली तो ह्यूमन ही होगा ना। इंसान का बच्चा कुत्ता गधा वो मजाक में लोग बोलते हैं, रियल सेंस में क्या है, होमोसेपियंस ही होगा ना। तो ये कैसे संभव हो पाता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, सिमिलैरिटीज शो करते हैं। और इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया, हेरिडिटी। हेरिडिटी एक्चुअल में स्टडी है किस चीज की? स्टडी है कि कैसे ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से सिमिलैरिटीज शो करते हैं। पूरी की पूरी स्टडी है, ठीक है। स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो सिमिलरिटीज दिखाई पड़ती हैं, इनकी स्टडी को हम हेरिडिटी कह सकते हैं। अब एक वर्ड और यूज किया गया है आपकी बुक में कि इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो देखते हैं, सिमिलरिटीज तो बहुत सारी दिखती हैं, आपके पेरेंट्स की बहुत सारी सिमिलरिटीज होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यू आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट्स। कुछ डिफरेंस भी होगा, और उन डिफरेंस को क्या कहेंगे? वेरिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे? वेरिएशन। डिफरेंस को कहेंगे वेरिएशन। अब अगर हेरिडिटी और वेरिएशन, इसकी कंबाइन स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। तो हेरिडिटी किसकी स्टडी है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लेकिन वेरिएशन क्या है, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या ऐसा भी कह सकते हो कि फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बात तो एक ही है। वेरिएशन क्या होगा? जैसे अभी हमने बात किया कि आपके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज ऐसी हैं जो आपके पेरेंट्स से मिलती जुलती है। आपका मतलब लिटरली, आपका मतलब आपकी और आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा से जो सिमिलैरिटीज है। लेकिन क्या आप एग्जैक्ट कॉपी हो अपने मम्मी पापा का? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा। तो जो वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है, जो कैरेक्टर डिफरेंसेस हैं, कैरेक्टर डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, पहली बात तो ये वेरिएशन होगा। अब मान लीजिए कि आप दो भाई हैं, या एक भाई एक बहन है, या दो बहनें हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारी सिमिलरिटीज आपस में होंगी, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी होंगे, भाई बहन में भी, सिबलिंग्स में भी। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो वेरिएशन है। एक ऑफस्प्रिंग का
दूसरे ऑफ स्प्रिंग से जो डिफरेंस है, यानी जिसको कहते हैं अमंग ऑफ स्प्रिंग्स, ये भी क्या है, वेरिएशन है। और हम सारे लोग क्या हैं, होमोसेपियंस हैं। लेकिन हम लोगों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। अगर हम सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो अफ्रीकन जो लोग हैं वो अलग तरह से दिखते हैं, ब्रिटिश अलग तरह से दिखते हैं, और इंडियंस अलग तरह से दिखते हैं। इंडिया में भी हम लोगों में भी अगर मान लो एक गांव है मान लो, तो उसके भी सारे इंडिविजुअल्स यूनिक दिखेंगे, यूनिक अपीयरेंस होगा उनका। तो अमंग द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज, हम लोग सारे एक स्पीसीज के हैं, वी ऑल आर होमोसेपियंस, लेकिन फिर भी हमारे बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। तो अमंग द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है। अगर आप सिर्फ यही लिखते हो वेरिएशन, मान लो आप बोर्ड एस्पायरेंट हो और आप यही लिखते हो कि वेरिएशन इज द कैरेक्टर डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, तो भी सही है, क्योंकि स्पीसीज बड़ा वर्ड है, इसमें हम सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन मैंने समझाने के लिए 3 चीजें यूज कर दी, आपका आपके पेरेंट्स से डिफरेंस, आपकी जो सिबलिंग्स हैं उनसे डिफरेंस, और पूरी पॉपुलेशन के लोगों से डिफरेंस, ठीक है। अब एक वर्ड इनहेरिटेंस आता है, फिर इस पे आते हैं। तो हेरिडिटी जैसे आपने बताया कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दोनों एक ही बात। ये स्टडी है और इनहेरिटेंस प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो भी बात सही है। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। अब कई जगहों पे इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, इनहेरिटेंस की जगह हेरिडिटी, हेरिडिटी की जगह इनहेरिटेंस, लेकिन ये माइन्यूट सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये टर्मिनोलॉजी हो गई, शुरुआत यहां से हुई, ठीक है। अब हेरिडिटी और वेरिएशन की कंबाइन स्टडी जो है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसको क्या कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे। तो ये कह सकते हो कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आपकी बुक में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है कि जेनेटिक्स जो स्टडी है वो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की है, ठीक है। तो दोनों चीजें सही हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को जेनेटिक्स कहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है, ये लेक्चर पूरा इंट्रोडक्टरी ही होगा, इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन में 2 कैटेगरी में इसको पहले आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो सोमैटिक वेरिएशंस। सोमैटिक वेरिएशन में क्या होगा, किन सेल्स में होगा, इन सोमैटिक सेल्स। दूसरा है जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन कहां पे होगा, जर्म सेल में। जर्म सेल गैमीट होंगी, या फिर गैमीट मदर सेल में भी अगर वेरिएशन आएगा तो भी उसको जर्मिनल ही कहेंगे। सोमैटिक सेल डिवाइड करेगी तो वो कैरेक्टर्स एक सेल से दूसरी सेल में तो जा सकते हैं, लेकिन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि नॉट इनहेरिटेड या नॉट इनहेरिटेबल, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए इनहेरिटेबल। हाँ, एक सेल से दूसरी सेल में जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक सेल में अगर म्यूटेशन, मान लीजिए स्किन की एक सेल में प्रॉब्लम आ गई, अगर वो डिवाइड करके 2 सेल बना रही है तो दूसरी सेल में वो कैरेक्टर जाएगा, ठीक है। हाँ, अगली जनरेशन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सोमैटिक सेल उस ऑर्गेनिज्म के साथ खत्म हो जाएगी, वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन जो जर्म सेल है, ये या तो गैमीट को कह सकते हैं या फिर जो गैमीट की मदर सेल है उनको कह सकते हैं। तो इनमें जो वेरिएशन आएगा वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होगा। तो आप ये कह सकते हो ये वेरिएशन कैसे हैं, ये वेरिएशन इनहेरिटेबल है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं। तो जर्मिनल वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल।
अब जर्मिनल वेरिएशन भी दो किस्म के हो सकते हैं, एक तो ये कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस क्या है बेटा, देखिए गैमीट्स बनने के लिए कौन से प्रोसेस की जरूरत होती है, मियोसिस की जरूरत होती है, और मियोसिस के टाइम में आप जानते हो क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और उसकी वजह से वेरिएशन आता है अगली जनरेशन में। आपने पढ़ा होगा पर्पज ऑफ मियोसिस। तो पहली बात तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखना एक पर्पज है मियोसिस का। इसके अलावा दूसरा पर्पज भी है टू क्रिएट द वेरिएशन। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन किस वजह से होता है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या होगा, हाँ रिकॉम्बिनेशन, और फिर नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। दूसरा है डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा रैंडम म्यूटेशन आ जाए, रैंडम कोई चेंज आ जाए। क्यों, म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन क्या है, सडन चेंजेज है डीएनए में। म्यूटेशन के बारे में आप एक टॉपिक पढ़ोगे जेनेटिक्स में ही आगे चल के। तो ये दो तरह के वेरिएशन है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। एक टर्म यूज होता है, टर्म क्या, छोटा सा फ्रेज यूज होता है, लाइक बिगेट्स लाइक। अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। लाइक बिगेट्स लाइक मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स आर, या पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ। तो ये फ्रेज यूज होता है, लाइक बिगेट्स लाइक। देखिए एक बात और आपकी बुक में लिखी हुई है कि जो अर्ली ह्यूमन था उसको ये बात का तो आइडिया था कि जो वेरिएशंस आते हैं इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ठीक है। उसको ये आइडिया था कि जो वेरिएशन आते हैं या जो हेरिडिटी है, दोनों दोनों का कनेक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ऐसा किसको लगता था, अर्ली ह्यूमन को। जो अर्ली ह्यूमन था उसको ऐसा लगता था, और इसी का कारण था कि अर्ली ह्यूमन ने बहुत सारा डोमेस्टिकेशन किया, डोमेस्टिकेशन किया, एंड बहुत सारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ, कंटिन्यूअस ब्रीडिंग किया है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग किया, डोमेस्टिकेट किया जानवरों को, और उसमें जो सुपीरियर वैरायटीज थी उनको क्रॉस करवाया आपस में। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नए कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो गए। जैसे एक आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बहुत अच्छी गाय है साहीवाल। साहीवाल ये पंजाब रीजन में इंडिया में पाई जाती है, और पाकिस्तान के भी पंजाब में पाई जाती है। वो इसी का रिजल्ट है डोमेस्टिकेशन का। अब आप आज के तारीख में कुत्ते की कितनी ब्रीड्स देखते हो, ये जर्मन शेफर्ड है, ये फलाना है, ये एक्स है, वाई है, जेड है, लेकिन इनके एंसेस्टर्स कुछ वाइल्ड ही रहे होंगे। फिर बाद में इनमें डोमेस्टिकेशन और कंट्रोल्ड जो ब्रीडिंग कराई गई, उसकी वजह से आज इतनी वैरायटीज आपके पास, इतनी ब्रीड्स मौजूद हैं। सब्जियों में आपने देखा होगा कि एक ही वेजिटेबल कई कलर में आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है कि शुरुआत से भी रहे हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत से ऐसे कलर ना रहे हों। कुछ प्लांट्स उस तरह के हुए हों तो किसान ने उनको अलग कर लिया हो, और उनका कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कराई हो, और फिर आज के टाइम में आपके पास वैरायटी ऑफ सेम टाइप ऑफ वेजिटेबल्स मिलेंगी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन, इसकी वजह से डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स और वैरायटीज ये डेवलप किया अर्ली ह्यूमन ने। तो उसको ये आइडिया तो था कि ये जो हेरिडिटी और वेरिएशन है इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, लेकिन उसको साइंटिफिक बेसिस का ज्यादा अंदाजा नहीं था। तो शुरुआत में ये बताया गया। अब एक चीज और भी देखते हैं हम लोग कि कोई भी कैरेक्टर वो किसी जीन से कंट्रोल होता है, और इसलिए उसको हम जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। समझते हैं इस चीज को।
ये कोई क्रोमोसोम है मान लीजिए, क्रोमोसोम एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है, प्रोटीन और डीएनए से बनता है, तो इसके अंदर डीएनए होगा, और डीएनए का ही कोई जो पोर्शन है वो जीन होगा। जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए। तो मान लो ये पोर्शन जीन की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस जीन से कोई आरएनए बनेगा और ये आरएनए कोई प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन किसी जेनेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो कैरेक्टर किसकी वजह से है? जीन की वजह से। अब जीन और एलील का कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो जीन्स क्या है? जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम है तो इसका एक छोटा सा पार्ट जीन है और ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है। तो डीएनए है, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम डीएनए से बना है और साथ में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन पूरा का पूरा क्रोमोसोम जीन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन हो सकती हैं, लेकिन एंटायर क्रोमोसोम जीन नहीं है। तो जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। इतना समझिए, बाकी हम जीन और एलील का कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताएंगे टर्मिनोलॉजी में। तो प्रोटीन बना, अब प्रोटीन मान लीजिए कोई एंजाइम भी हो सकता है, इससे कोई कैरेक्टर कंट्रोल होगा। आप एग्जांपल मान लीजिए ह्यूमन की हाइट। क्या दुनिया में सारे लोगों की हाइट यूनिफॉर्म है? बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि जीन में कुछ तो ऐसा है जो हाइट में भी डिफरेंस है। तो ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? ये पूरा प्रोसेस कहलाता है जीन का एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है? जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। और ये यूनिफॉर्मली हर इंडिविजुअल में हो ये जरूरी नहीं है, इसमें डिफरेंस हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो जीन का एक्सप्रेशन है, जो जिससे कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं, ये एनवायरनमेंट से भी कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने ही देश में ले लो, जो हिली एरियाज में लोग रहते हैं उनकी हाइट कंपेरेटिवली कम होती है। या अपना देश और नेपाल देश को कंपेयर कर लीजिए, वहाँ के जो हिल्स हैं, हमारे जो नेपाली भाई बहन हैं, उनकी हाइट जो हिली एरियाज में रहते हैं उनकी कम है हमारे कंपेरिजन में। तो इसका मतलब क्या है? होमोसेपियंस तो भी है। हाइट के जो जीन्स हमारे में कंट्रोल कर रहे थे, जीन का मतलब जीन्स भी कह सकते हो, मोर देन वन जीन, हमने समझाने के लिए सिर्फ एक बोला है। तो हमारे में जो हाइट को कंट्रोल कर रहे थे वही उनमें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनका एनवायरमेंट अलग है, इसलिए एवरेज हाइट उनकी कम है। ठीक है। और अगर हम सेम एनवायरमेंट में रहते हैं, जैसे हम सारे लोग सेम एनवायरमेंट में रहते हैं, फिर भी सबकी हाइट एकदम एक जैसी नहीं है। एवरेज तो एक है, लेकिन एकदम कोई आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार में ही कोई ना कोई काफी टॉल होगा और कोई किसी की हाइट थोड़ी कम होगी। तो जीन के एक्सप्रेशन अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकते हैं और एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। एनवायरमेंट पे, जैसा भी हमने एग्जांपल बताया कि एवरेज हाइट भी कम हो सकती है, ये एक एग्जांपल हो गया। अब एनवायरमेंट इस तरह से अफेक्ट करता है कि मान लो, अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं मैं, कि दो इंडिविजुअल हैं, एक जाइगोट से बने हैं दो इंडिविजुअल, और ये दोनों आइडेंटिकल ट्विन होंगे। मान लो जैकब एंड जॉन, ये दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, ये एक ही जाइगोट से बने हैं, और ये दोनों क्या होंगे फिर? आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि अगर सेम जाइगोट से अब कोई बनता है तो दो इंडिविजुअल बनते हैं तो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। अब इनका जेनेटिक मेकअप दोनों का सेम होगा, बोथ आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। लेकिन हुआ क्या, इन दोनों को, जैकब और जॉन को, दो अलग अलग फैमिलीज ने एडॉप्ट कर लिया। जैकब को दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और जॉन को दूसरी फैमिली में ने अडॉप्ट कर लिया। मान लीजिए जैकब को जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया वो जैकब को खूब खिलाया क्या इन्होंने? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, हेल्दी फ्रूट, हेल्दी फूड, ये सब खाया जैकब ने। तो इनमें जो फैट का डिपोजिशन था, लो फैट फूड खाया इन्होंने, तो जो फैट का डिपोजिशन था वो कम हुआ।
यानी ओबेसिटी का जीन जो था वो ट्रिगर नहीं हुआ। ठीक है, जीन्स फॉर ओबेसिटी नॉट ट्रिगर्ड, ओबेसिटी का जीन ट्रिगर नहीं हुआ। तो ये जो जैकब था ये काफी हेल्दी रहा। लेकिन जॉन के साथ क्या हुआ, इनको दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट किया, ये अपनी मौसी के यहां रहने लगे। अब वहां पे क्या था कि मौसी इनकी आलसी थी, तो कहे बेटा जैकब तो खूब पैकेज्ड फूड खा। तो पैकेज फूड क्या होगा, हाई इन फैट, सॉल्टी, अनहेल्दी फूड। तो खाया दबा के इन्होंने भी, जॉन ने भी। जेनेटिक मेकअप दोनों का सेम है, ध्यान रखिएगा, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, दबा के खाया इन्होंने भी। लेकिन इनका जो जीन था ओबेसिटी के लिए, ये ट्रिगर हो गया और ये भाई साहब मोटे हो गए। ठीक है, तो इनके अंदर ओबेसिटी डेवलप हो गई। तो आप ये देख पा रहे हो कि जेनेटिक मेकअप सेम है, फिर भी एनवायरमेंट अफेक्ट कर रहा है। तो जीन एक्सप्रेशन को जीन तो डिसाइड करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट भी डिसाइड करता है। एक और बात, जीन एक्सप्रेशन सारी सेल में हो सकता है या सेल स्पेसिफिक हो सकता है। जैसे जैसे अभी बताया ना कि दो इंडिविजुअल में एक्सप्रेशन में वेरिएशन हो सकता है, एक्सप्रेशन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक ही इंडिविजुअल की हर सेल में एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जीन्स का। एक एग्जांपल मैं मान रहा हूं, चलिए ज्यादा मतलब डीप में ना जाके आपको सीधा बता रहे हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज जिसको प्रोड्यूस करती है, बीटा सेल प्रोड्यूस करती है, यानी कि इसका एक्सप्रेशन कहां हो रहा है, बीटा सेल में हो रहा है। क्या आपकी स्किन के सेल निकाल के उसमें एनालिसिस की जाए तो क्या इंसुलिन का जीन नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन यहां पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। प्रोड्यूस कहां पे हो रहा है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, बाकी जगहों पे ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो सेल स्पेसिफिक एक्सप्रेशन यानी टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन भी जीन का हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट हर जगह हो, हर सेल में हो, लेकिन एक्सप्रेशन स्पेसिफिक सेल में हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, और एक्सप्रेशन का लेवल अलग अलग हो, यह भी हो सकता है। तो यह हो गया जीन के बारे में। अभी हम थोड़ा सा दो चार साइंटिस्ट के नाम ले लेते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, देखो ये बोला जाता है सर ग्रेगर जॉन मेंडल को। इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, तो पहला जो साइंटिफिक अप्रोच अच्छे से अप्लाई किया वो मेंडल साहब ने किया, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद एक दूसरा नाम आता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। यहां नाम आता है विलियम वेटसन का। इनको मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज भी कई सारी दी। एलील का टर्म कॉइन किया, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, इस तरह के वर्ड्स कॉइन किए, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये कहा गया टीएच मॉर्गन को, थॉमस हंट मॉर्गन।
इन्होंने वर्क किया ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला क्या है? फ्रूट फ्लाई है। और इन्होंने कई फेनामेनन डिस्कवर किए, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, इस तरह के फेनामेनन डिस्कवर किए। और फ्रूट फ्लाई पे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, इनको, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 3 नाम यूज किए जाते हैं। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ए गैरट को बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने पहला ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर ऑब्जर्व किया ब्लड में ह्यूमन के। तो एल्केप्टोन्यूरिया, ए गैरट, तो वो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है। तो इस तरह से ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं। अब इसके बाद इंट्रोडक्टरी पोर्शन के बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है वो है टर्मिनोलॉजी। इसके बाद तो डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है, वैसे तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन 8-10 जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हम पहले पढ़ लेंगे। और बाद में जहाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट्स आते जाएंगे, जहाँ जहाँ जो कॉन्सेप्ट आता जाएगा, वहाँ वहाँ उसको और अप्लाई करते जाएंगे और नए टर्म सीखते जाएंगे। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।